जय हिंद दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 के श्रृंखला में आज सेट नंबर 8 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। हालांकि आप जानते हैं दोस्तों कि सीजीएल में जो है सीट की संख्या बहुत सारा बढ़ गया है, ठीक है। तो आप जो है कम से कम एक बार जरूर मेहनत कीजिए, ये रिजल्ट आपको 100% होकर ही रहेगा, ठीक है। और इस सेट को आप पूरा बढ़िया से देखिए दोस्तों, आप एक बार देखिए तो सही, ठीक है। कितना विस्तार से बताए हैं, लगभग सभी ऑप्शन को हम हल किए हैं दोस्तों। आप एक बार जरूर इसको देखिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सेट नंबर 8 की ओर, मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1, छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड। बिमस्टेक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये बिमस्टेक का फुल फॉर्म है। बिमस्टेक की स्थापना की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 6 जून 1997 को इसका स्थापना हुआ था। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर ढाका जो कि बांग्लादेश में स्थित है। इसमें टोटल जो है 7 सदस्य है। 7 सदस्य कौन कौन दोस्तों? इसका एक ट्रिक है दोस्तों, MBBS और एक TIN, याद रखिएगा, MBBS और TIN। एम से क्या होता है दोस्तों? एम से होता है म्यांमार, एम से हो गया। बी से हो जाएगा बांग्लादेश। एक और बी से क्या होगा दोस्तों? भूटान, ठीक। एस से हो जाएगा श्रीलंका, एस से श्रीलंका। टी से हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड, ठीक। आई से हो जाएगा इंडिया, ठीक है। एन से नेपाल। तो ये टोटल जो है 7 सदस्य का देश है बिमस्टेक। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की ओर। 37वें कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ महोत्सव के नाम देखते हैं दोस्तों, कुछ उत्सव का नाम देखते हैं, जैसे में सूरज कुंड मेला का आयोजन जो है हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। सूरज कुंड मेला हरियाणा में इसका आयोजन होता है। झूमर नृत्य महोत्सव असम में मनाते हैं। थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाते हैं दोस्तों? तमिलनाडु में मनाते हैं थाई पूसम महोत्सव। सिमालू महोत्सव ये भी असम में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 की ओर। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा करीम एल टार्की, ठीक है। करीम एल टार्की है, इसका संबंध मिस्र से है। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेस एक्स में भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीले उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 25 में भाग लेगी। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन एंड्राबिडा एयरबेस ग्रीस में किया गया। एंड्राबिडा एयरबेस ग्रीस में। कुछ युद्धाभ्यास की बात करते हैं दोस्तों, जैसे में शक्ति, ठीक है, शक्ति हो गया, और गरुड़। बताइएगा किन 2 देशों के बीच है? गरुड़। शक्ति और गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के बीच जो है युद्धाभ्यास है, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति और गरुड़ ये दोनों युद्धाभ्यास। अगर बात करते हैं दोस्तों अल नजाह, एक और है दोस्तों अल बहर, एक और है दोस्तों ईस्टर्न ब्रिज 7। ये तीनों जो युद्धाभ्यास है भारत और ओमान के बीच होता है, अगर वायु सागर अभ्यास की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टोटल 10 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 अप्रैल को। विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और ऑप्टिज्म से प्रभावित व्यक्तियों को अधिकारों और आम जरूरतों को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया?
ठीक है। तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को जो है इसका स्थापना हुआ। तो स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को, ठीक है। हम लोग आरबीआई की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1934 के अधिनियम से इसका स्थापना जो है हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, याद रखिएगा। इसका प्रथम गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, तो सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ जो इसका प्रथम गवर्नर है। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो सीडी देशमुख था। सीडी देशमुख जो है प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रंप 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो टाइगर ट्रंप 2025 जो है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मियामी ओपन 2025, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब आर्याना साबलेंका ने जीता है। आर्याना साबलेंका की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका संबंध बेलारूस से है। कहां से है दोस्तों? बेलारूस से संबंध रखते हैं। अगर महिला के जगह पर पुरुष एकल की बात करते हैं दोस्तों, तो पुरुष एकल में हो जाएगा जैकब मेनिन्स्क, ठीक है। जैकब मेनिन्स्क जो है, जो कि चेक गणराज्य के रहने वाले हैं, पुरुष एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण जो है हिसार में किया गया है, ठीक है। हरियाणा के हिसार में किया गया है। बताइएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र बनतारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वन्यजीव पुनर्वास केंद्र बनतारा का उद्घाटन जामनगर गुजरात में किया है, ठीक है। जामनगर गुजरात में। एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? इसका उद्घाटन जो है गोलाघाट असम में किया है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्कल दिवस 2025 कब मनाया जाता है? उत्कल मतलब क्या होता है? उत्कल मतलब उड़ीसा, ठीक है। तो उत्कल दिवस 2025 जो है 1 अप्रैल को मनाते हैं। उत्कल मतलब हुआ दोस्तों उड़ीसा। तो उड़ीसा की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुआ था। इसका राजधानी की बात करते हैं तो भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर इसका राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों यहाँ का? तो मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला महाराष्ट्र के नागपुर में रखा गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती और विश्व स्तरीय नेत्र उपचार सेवाएं प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 14, मार्च 2025 में विकास के लिए पोषण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और पोषण अच्छा खाना शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका राइट आंसर होगा यूनेस्को ने, ठीक है। यूनेस्को ने, UNESCO, यूनेस्को ने। अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो पेरिस फ्रांस में जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका महानिदेशक खालिद अल नानी है, ठीक है। तो नाम टेढ़ा है दोस्तों, खालिद अल, फिर अल नानी है, ठीक है। अनानी, ठीक है, अलनानी है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका जो है मतलब वर्तमान में महानिदेशक है। अभी हम यूनेस्को की ही बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भारत में वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर मतलब स्थल के रूप में टोटल 44 है, ठीक है। भारत में विश्व धरोहर स्थल कितना है दोस्तों? 44 है। तो 44 में से 36 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित स्थल है। यानी टोटल कितना है? 44। अगर एक मिश्रित स्थल जो है उसका नाम बताते हैं दोस्तों, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है मिश्रित स्थल के श्रेणी में नामित किया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। मार्च 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कमिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पठानकोट पंजाब में, ठीक है। पठानकोट पंजाब में। इस ड्रोन का मुख्य उद्देश्य दुश्मनों के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16 की ओर। अब आ गया दोस्तों GK GS का सेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 16, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो शक्ति के विमीय सूत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो Ml2T−3, Ml2T−3। कुछ हम एसआई मात्रक की बात करते हैं दोस्तों, जैसे ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, ठीक है। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। अगर समतल कोण का मात्रक की बात करते हैं दोस्तों, तो रेडियन होता है, समतल कोण का रेडियन। अगर हम पदार्थ के परिमाण के मात्रक की बात करते हैं दोस्तों, मोल होता है, ठीक है। श्यानता गुणांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगर हम पृष्ठ तनाव, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक की बात करें दोस्तों, यानी है ना, तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर नहीं दोस्तों, सॉरी, मीटर केवल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर। बॉयल का नियम का सूत्र क्या है? ठीक है, बॉयल का नियम का सूत्र क्या है दोस्तों? तब V बराबर 1/P। अच्छा, बॉयल के मतलब बॉयल के नियम की तरह ही 3 नियम जो है खासकर एग्जाम में आता है। एक तो बॉयल का नियम हो गया दोस्तों, एक होता है चार्ल्स का नियम, ठीक है, चार्ल्स का नियम। एक आता है दोस्तों अवोगाड्रो का नियम, अवोगाड्रो का नियम, ठीक है। ये 3 नियम जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बॉयल का नियम क्या हो जाएगा? V बराबर 1/P। V मतलब हो गया आयतन, P मतलब हो गया प्रेशर। तो इसका पूरा अर्थ समझिए दोस्तों, कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती है। ये जो आयतन है, आयतन जो है ये दाब का व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है। तो याद रखिएगा, अस्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा आयतन जो है उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम चार्ल्स के नियम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सूत्र होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब आयतन जो है प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली टेम्परेचर के। तो इसका पूरा हम क्या पढ़ेंगे? कहता है कि अस्थिर दाब पर, इसमें अस्थिर ताप था दोस्तों, इसमें अस्थिर दाब है, ठीक है। तो अस्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। ये आयतन जो है ये परम ताप का जो है सीधा समानुपाती होता है। अगला है दोस्तों अवोगाड्रो का नियम। अवोगाड्रो का नियम क्या कहता है दोस्तों? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। कहने का मतलब समान ताप और दाब पर, ठीक है, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन जो है अणुओं की संख्या जो है समान होती है, ठीक है। तो पहला में क्या, इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का ट्विस्ट याद रखना है दोस्तों। बॉयल का नियम में क्या होता है दोस्तों? टेम्परेचर समान होता है, यानी अस्थिर दाब पर, ठीक है, अस्थिर ताप पर। चार्ल्स का नियम में जो है अस्थिर दाब रहेगा, ठीक है। और अवोगाड्रो का नियम में अस्थिर ताप और दाब दोनों रहेगा, ताप और दाब दोनों अस्थिर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 18 की ओर। कथा सरल लोलक की प्रभावी लंबाई मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% और अवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% हो तो जी का मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4%, ठीक है, 4%। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध पानी किस प्रकार की विद्युतीय चालक है? कहता है शुद्ध पानी जो है किस प्रकार का विद्युत चालक है? तो विद्युत का जो है खराब चालक है। शुद्ध पानी क्या है दोस्तों? विद्युत का खराब चालक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो खगोलीय दूरी है किससे मापते हैं? किससे मापते हो तो प्रकाश वर्ष से मापते हैं, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ये तो खगोलीय दूरी मापते हैं दोस्तों प्रकाश वर्ष से। अगर दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो पारसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 4 गुना हो जाएगा। महत्तम परास का एक फार्मूला होता है दोस्तों, R बराबर यू स्क्वायर बटा में जी होता है। R बराबर यू स्क्वायर बटा में जी। कहता है वेग को दुगुना कर देंगे, यानी यू को 2 से गुना कर देंगे। तो यू को 2 से गुना कर देंगे तो 2u का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2u का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 4 इंटू यू स्क्वायर अब बटा में जी हो जाएगा। यानी कितना गुना हो रहा है देख रहे हैं? ये टोटल जो है 4 गुना हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 की ओर।
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम्ब होता है। कुछ एसआई मात्रक की बात करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है। वोल्ट किसका है दोस्तों? बताइएगा। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ताप का केल्विन होता है। ठीक है, ताप का केल्विन। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। कुछ और याद रखिएगा, जैसे प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, आवेश का मात्रक कूलाम्ब, गुप्त ऊष्मा का मात्रक जो है जूल प्रति केजी, गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति केजी। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि तरंगे जो है कौन सी तरंगे, जो ध्वनि तरंगे जो है खाली स्थान तरंगे है, कहता कौन गलत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? गलत है। ठीक है, गलत है दोस्तों। हम लोग ध्वनि की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्वनि एक जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है दोस्तों? एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि की तीव्रता के माप जो है, ध्वनि की तीव्रता का माप डेसिबल से करते हैं। किससे करते हैं? डेसिबल से। आप जानते हैं दोस्तों, ध्वनि जो है निर्वात में गमन कभी नहीं करता है। ठीक है, अगर ध्वनि की स्पीड की बात करते हैं दोस्तों, ध्वनि की स्पीड को, तो सबसे अधिक स्पीड ठोस में होता है। ठोस में मतलब लोहा में। ठीक है, तो लोहा में जो है ध्वनि का स्पीड कितना होता है दोस्तों? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। इससे कम होता है दोस्तों द्रव में, अर्थात पानी में इसका चाल जो है 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1483 मीटर प्रति सेकेंड। गैस की बात करते हैं, मतलब हवा की बात करते हैं, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि की चाल। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 की ओर। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्राजील के सबसे बड़ा शहर साओ पोल है। हम लोग ब्राजील की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्राजील की मतलब ब्राजील में जो कहवा की मंडी है, ब्राजील में जो कहवा की मंडी है उसको साओ पोलो के नाम से जानते हैं, मतलब कहवा की मंडी। ठीक है, कहवा की मंडी, इसको साओ पोलो कहते हैं। और ये जो ब्राजील में जो कहवा का जो बगान है, ठीक है, कहवा का जो बगान है उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसे फैजेंडा के नाम से जानते हैं। फैजेंडा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 25 की ओर। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उसमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन है? तो बोथनिया की खाड़ी की बात करें दोस्तों, तो एक भाग जो है फिनलैंड में है, दूसरा भाग स्वीडन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथनिया की खाड़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जो है बाल्टिक सागर के उत्तरी भुजा है। बाल्टिक सागर के उत्तरी भुजा है। अगर हम फिनलैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? हेलंस्की। हेलंस्की जो है इसकी राजधानी है। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ का मुद्रा यूरो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में किस नदी पर है? तो कर्नाटक में शरावती नदी पर जो है स्थित है। ठीक है, शरावती नदी पर, तो लिखने में मिसप्रिंट होता है दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो कर्नाटक में जो है शरावती नदी पर अवस्थित है। ठीक है, अगर दूध सागर जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, तो यह गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। अगर अधीरापल्ली जलप्रपात की बात करें तो यह केरल में स्थित है। अधीरापल्ली जलप्रपात केरल में है। अगर हिरनी जलप्रपात की बात करते हैं तो यह झारखंड में स्थित है। ठीक है, हिरनी जलप्रपात झारखंड में स्थित है। बताइएगा दोस्तों, भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों? तो कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात है। ये जो है कर्नाटक में, ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। और कर्नाटक में कहां स्थित है बताइएगा? कर्नाटक में जो है बराही नदी पर स्थित है। कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल है दोस्तों, कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। अगर इसका ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों, तो 455 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, कुछ अन्य जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सुन लीजिएगा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27।
संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बनाती है दोस्तों? तो गंगा नदी डेल्टा। ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों, गंगा नदी में जो डेल्टा बनता है उसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। आप लोग डेल्टा के बारे में जानते हो दोस्तों, डेल्टा कहते किसको है, आप लोग बता सकते हैं? तो डेल्टा किसको कहते हैं? जब नदी जो है, जब नदी वृद्धावस्था में होता है, यानी कहीं से नदी जो है दूर से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जब दूर से आ रहा नदी तो कहीं न कहीं तो मिलेगी, या तो कोई झील में मिलेगा या तो कहीं समुद्र में मिलेगा। ठीक है, तो उसका अंतिम अवस्था क्या है? या तो झील में मिले या फिर समुद्र में मिले, उसे कहते हैं वृद्धावस्था। ठीक है, तो जब नदी जो है कोई झील या फिर समुद्र में मिलता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, कुछ गाद जम जाता है। ठीक है, चारों ओर जो है गाद जमता है, वह गाद की आकृति जो है त्रिभुजाकार की होती है। यही जो त्रिभुजाकार आकृति है दोस्तों, इसको डेल्टा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा के नाम से जानते हैं। ऐसे भी जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं दोस्तों, जो त्रिभुज होता है ना, उसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डेल्टा का आकृति कैसा होता है, तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार होता है। आशा करते हैं डेल्टा की परिभाषा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 29, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा? तो इवानोव को। ठीक है, इवानोवो को जो है रूस का मैनचेस्टर कहा गया। बताइएगा दोस्तों, मैनचेस्टर जो है कहाँ स्थित है? मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन में स्थित है। मैनचेस्टर कहाँ है दोस्तों? ब्रिटेन में, जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। बताइएगा दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? तो ओसाका कहते हैं, ओसाका। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। उत्तर भारत के मैनचेस्टर, उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। ठीक है, कानपुर को। ये भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। याद रखिएगा ये सभी। और यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को कहते हैं यूरोप का भारत। क्वेश्चन नंबर 30, एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग है। एशिया के सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग है। यांगटी सिकियांग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका लंबाई लगभग 5797 किलोमीटर है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकल करके चीन सागर में गिरती है। ठीक है, तिब्बत के पठार से निकलता है और चीन सागर में जाकर के गिर जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग यांगटी सिकियांग की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह चीन के सबसे बड़ी नदी है, चीन के सबसे बड़ी नदी है। विश्व के सबसे लंबी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह नील नदी है। विश्व के सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसका लंबाई की बात करें तो 6690 किलोमीटर इसका लंबाई है। अगर भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो गंगा नदी है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर इसका लंबाई होता है। अब ये मतलब सेट में देखें दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन है? हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन है? तो याद रखिएगा महाबेली गंगा, महाबेली गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 की ओर। संश्लेषित रेशा है, कहता संश्लेषित रेशा क्या है? रेयॉन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय यानी अल्केलाइन नहीं है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सल्फर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सल्फर। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है। ठीक है, बायोगैस में लगभग जो मीथेन की मात्रा 65% होता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग जो है 65%। इसका जो है मीथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो CH4 होता है। मीथेन का जो अणु जो होता है समचतुष्फलकीय होता है, समचतुष्फलकीय। क्वेश्चन नंबर 34, बारूद में मुख्य रूप से जो है क्या शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के निर्माण के लिए जो है सोरा का प्रयोग करते हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों, बारूद को निर्माण के लिए जो है सोरा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम जिंक सल्फाइड की बात करते हैं दोस्तों, तो जिंक सल्फाइड को चूहा मारक दवा भी कहते हैं, चूहा मारक दवा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उपयोग निर्माण में होता है।
ठीक है, निर्माण में होता है या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है दोस्तों, इससे मतलब हाथ पर टूट गया तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी वहां पर कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 35 की ओर। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, खमीर क्या है, तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या उत्पादन होता है, तो दूध खट्टा होगा तो उसमें जो है लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का। हम लोग दूध की बात करते हैं दोस्तों, तो दूध में जो है कैसीन होता है। क्या होता है, दूध में कैसीन होता है और इसी के कारण जो है दूध का रंग उजला होता है। अब आप देखें दोस्तों, गाय का जो दूध होता है हल्का पीला रंग के होता है, तो पीला रंग होने के कारण क्या है दोस्तों, कैरोटीन नामक प्रोटीन इसमें पाया जाता है, इसके कारण जो है पीला रंग होता है। दूध की शुद्धता की माप, दूध की शुद्धता की माप जो है लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं, लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37 की ओर। आग को बुझाता है, आग जो बुझाता है CO2 गैस। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, CO2 गैस। राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ है दोस्तों, नागपुर में। राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय नागपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। क्या है दोस्तों, मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, लोहा, कार्बन और क्रोमियम, लोहा, कार्बन और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ठीक है, यह संक्षारण या जंग रोधी होता है। इसका उपयोग जो है बर्तन या फिर उपकरण के निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर 39। खांडवा का युद्ध, खांडवा का युद्ध जो है राणा पर मतलब राणा सांगा और किसके बीच जो है लड़ा गया था, बताइएगा दोस्तों। हम लोग खांडवा का युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो यह युद्ध जो है मार्च 1527 को हुआ था। खांडवा का युद्ध मार्च 1527 को हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर ने दोस्तों टोटल 4 युद्ध लड़ा है, बाबर जो है टोटल 4 युद्ध लड़ा है। कौन कौन दोस्तों, एक तो हो गया पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर दूसरा युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। तीसरा युद्ध था दोस्तों चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में लड़ा था, ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच। और लास्ट युद्ध था उसको घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में लड़ा था। है किसके बीच दोस्तों, तब महमूद लोदी और बाबर के बीच। और बाबर के मृत्यु जो है 1530 में हो गया था। मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, 1530 में इसको मृत्यु हो गया था। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी जो कि तुर्की भाषा में लिखित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। औरंगजेब ने मतलब इसका अवधि क्या था, ठीक है, औरंगजेब का शासन काल क्या था, इसमें इसका यही कह रहा है दोस्तों। औरंगजेब का जो शासन काल मतलब क्या था, तो 1658 से लेकर के 1707 तक था। ठीक है, मुगल साम्राज्य में जो है, मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक 1658 में हुआ था जो कि आगरा में हुआ था, ठीक है, 1658 आगरा में। और दूसरा राज्याभिषेक जो है 1659 में हुआ था दिल्ली में, ठीक है, दूसरा राज्याभिषेक 1659 में दिल्ली में। औरंगजेब के गुरु की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका नाम है मीर मोहम्मद हकीम, ठीक है, मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के द्वारा ही नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगाया गया था, झरोखा दर्शन और भांग की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की ओर। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे थे, रामतनु पांडे। तानसेन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन जो है अकबर के नवरत्न में से एक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42 की ओर। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा पल्लव, ठीक है, पल्लव वंश के यानी पल्लव कला के। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आते हैं दोस्तों, ठीक है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कह सकते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। इनका जन्म जो है, इनका जन्म 563 बीसी में, 563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था,
ठीक है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, ठीक है। सुद्धोधन जो है इसके पिता का नाम, जो कि साक्य गण के मुखिया थे। इनके माता का नाम महामाया थे, महामाया थे। इनका माता कौन से वंश है दोस्तों? तो इनका माता जो है कोलीय वंश से संबंधित थे, ठीक है। इनका माता जो थी कोलीय वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का न्यूनतम आयु जो है टोटल 15 साल होता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का न्यूनतम आयु 15 साल होता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था और अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था, ठीक है। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है अधिकांशतः जो है पाली भाषा में दिया करते थे, ठीक है, पाली भाषा में दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 44, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? आईएमएफ की पूंजी सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। हम लोग आईएमएफ की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1944 में ब्रेडन वुड सम्मेलन के दौरान हुआ था और 1945 में यह प्रभावी हो गया, ठीक है। आईएमएफ के नवीनतम सदस्य की बात करते हैं दोस्तों, तो अंडोरा जो है इसका नवीनतम सदस्य है। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन भी मिलता है दोस्तों, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। कुछ विटामिन का नाम बताइएगा दोस्तों। अच्छा पहले ये बताइएगा, दाल में क्या? दाल में प्रोटीन मिलता है, दाल से प्रोटीन। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। और चावल में जो है, चावल में क्या मिलता है दोस्तों? चावल में भी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल में भी। आइए दोस्तों कुछ विटामिन का आप नाम बताइएगा, जैसे में विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B9, विटामिन B3, विटामिन B3, इन सभी का जो है रासायनिक नाम बताइएगा। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, नियासिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है, ठीक है, बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक अम्ल, पेंटोथोनिक अम्ल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, B3 का नियासिन, B7 का बायोटीन, B9 का पेंटोथोनिक अम्ल जो होता है विटामिन B5 को होता है। विटामिन B9 का हो जाएगा दोस्तों फौलिक अम्ल, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक कर गया था, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो B9 का फौलिक अम्ल, B5 का पेंटोथोनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 46 की ओर। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक चिन्ह, कृषि क्षेत्र में, ठीक है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगर सबसे अधिक बेरोजगारी की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे अधिक बेरोजगारी जो है संरचनात्मक बेरोजगारी। अगर केवल पूछे कि भारत में कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है दोनों मिलता जुलता है। अगर पूछे भारत में बेरोजगारी जो है सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में जो बेरोजगारी होता है दोस्तों उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, मौसमी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों एक ही है दोस्तों। अगर पूछे दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी जो है, मतलब किस भारत में सबसे अधिक कौन सा बेरोजगारी पाई जाती है, तो सबसे अधिक बेरोजगारी जो है संरचनात्मक बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है औद्योगिक क्षेत्र में खासकर पाई जाती है, औद्योगिक क्षेत्र में जो है खासकर पाई जाती है। ये दो तरह क्वेश्चन बन गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 47 की ओर। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। आईसी चिप आमतौर पर सिलिकॉन के बनते हैं, ठीक है। आईसी चिप की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आईसी चिप के आविष्कार किसने किया था? आईसी चिप के आविष्कार या फिर खोज कर सकते हैं, आईसी चिप की खोज रॉबर्ट नायस और जैक किल्बी ने किया था, रॉबर्ट नायस और जैक किल्बी ने किया था। कंप्यूटर के जनक कौन है दोस्तों? चार्ल्स बैबेज, ठीक है, चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक है। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त परिसंचरण संबंधी खोज की, रक्त परिसंचरण संबंधी खोज विलियम हार्वे के द्वारा खोज किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा। अगर हम वाटसन क्रिक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसने जो है डीएनए के द्विकुंडली मॉडल
कुंडली संरचना, द्विकुंडली संरचना का खोज किया था। कब खोज किया था? 1952 में। डीएनए का द्विकुंडली संरचना की खोज वाटसन क्रिक के द्वारा 1952 में किया गया था। अगर हम एडवर्ड जेनर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। चेचक की टीके का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 49 की ओर। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो अधिकांश भोजन जो है छोटी आंत में पचता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। बड़ी आंत की बात करते हैं दोस्तों, तो बड़ी आंत जो है भोजन के पचाने में सहायक होता है। ठीक है, लेकिन छोटी आंत में जो है सबसे अधिक भोजन, यानी भोजन का अंतिम रूप से पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। और भोजन के जो मतलब जो उसमें जो पदार्थ होता है, जो उसमें पौष्टिक तत्व होता है, उसका अवशोषण भी छोटी आंत के द्वारा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 50। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। एक होता है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा एक और है दोस्तों फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजेन, ये दोनों प्रोटीन है और दोनों के दोनों जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, मतलब फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों एक प्रोटीन है दोस्तों, और दोनों जो है रक्त का थक्का बनाने में मतलब मदद करते हैं। और दोनों का निर्माण जो है यकृत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में होता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने का कार्य जो है 2 से लेकर के 5 मिनट में होता है। 2 से लेकर के 5 मिनट में होता है। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है दोस्तों कि रक्त के थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। एक नाम और है दोस्तों जिसका नाम है हिपैरिन। आप लोग बताइएगा हिपैरिन क्या है? हिपैरिन, तो हिपैरिन के मतलब ये जो हिपैरिन है दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड दौड़ता है, चलता है, उसको जो है जमने से रोकता है हिपैरिन। ठीक है, जमने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 51 की ओर। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है दोस्तों? कैसीन प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैसीन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 52। मनुष्य के शरीर में ब्रटीवा निम्न में से किसका भाग है? तो ब्रटीवा जो है रीढ़ की हड्डी का भाग है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का भाग है। अच्छा, हम लोग जो है कुछ हड्डी का नाम देखते हैं दोस्तों। जैसे में कान में कौन कौन से हड्डी होते हैं? तो कान में होते हैं दोस्तों मैलियस। ठीक है, मैलियस हड्डी, इनकस, ठीक है, और अस्टेपस। ठीक है, अस्टेपस, ये जो तीनों जो है कान की हड्डी है। अगर कलाई की हड्डी की बात करते हैं दोस्तों, तो कलाई में होता है, कलाई में कॉर्पलस हड्डी होता है। ठीक है, कलाई में कॉर्पलस हड्डी होता है, और हथेली में मेटाकॉर्पलस हड्डी होता है। जांघ में फीमर हड्डी होता है, घुटना में पटेला हड्डी होता है, और टखना में टॉर्सल हड्डी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, यूरिया का निर्माण यकृत में। हम लोग यकृत की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसका वजन की बात करते हैं तो इसका वजन लगभग 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक इसका वजन होता है। यकृत प्रोटीन का अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मृत आरबीसी नष्ट जो है यकृत में ही होता है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि। अब मानव शरीर के दूसरी बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं, यानी सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसी के द्वारा ही इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के बिट्टा कोशिका से स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 54 की ओर। मूली किसका एक उदाहरण है? बताइएगा दोस्तों। तो मूली जो है जड़ का उदाहरण है। मूली क्या है? जड़ का उदाहरण है। बताइएगा दोस्तों। आलू, आलू के बाद प्याज, उसके बाद दोस्तों केसर, ठीक है, हल्दी और अदरक, ये सब जो है किसका उदाहरण है? तो आलू की बात करेंगे तो आलू जो है कंद फसल है। आलू क्या है? कंद फसल। प्याज क्या है दोस्तों? सल्क कंद है। ठीक है, प्याज क्या है दोस्तों? सल्क कंद है। ठीक है, केसर की बात करते हैं या फिर बंडा की बात करते हैं तो यह धन कंद है। केसर या बंडा केसर धन कंद है। और हल्दी और अदरक की बात करते हैं दोस्तों, और हल्दी और अदरक की बात करते हैं तो यह प्रकंद है। ठीक है, प्रकंद है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 55 की ओर। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन
कृष्णन हो जाएगा। हम लोग भारत रत्न की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 1954 से हुआ था, 1954 से, ठीक है। 1954 में ही टोटल 3 व्यक्ति को प्रदान किया गया था। उसमें सर्वप्रथम एस राधाकृष्णन को मिला था, उसके बाद सी राजगोपालचारी को मिला है, और चंद्रशेखर बैकेंट रमन को। इन तीनों व्यक्ति को 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 56 की ओर। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निजी, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्वकरण, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश हो जाएगा जापान, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, 1 दिसंबर को। हम लोग जो है अगर 8 मार्च की बात करते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाते हैं। अगर 10 दिसंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व मानवाधिकार दिवस है, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगर 17 सितंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो मोदी जी का जन्म दिवस है, मोदी जी का जन्म दिवस जो है 17 सितंबर को है, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 58 की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है दोस्तों? विकासशील है, ठीक है, यानी विकासोन्मुख है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एशिया के प्रथम विकसित राष्ट्र कौन है दोस्तों? एशिया के प्रथम विकसित राष्ट्र यानी देश कौन है? तो जापान हो जाएगा, ठीक है, जापान। क्वेश्चन नंबर 59 है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है जुलाई 1876 में किया गया था, जुलाई 1876 में एस एन बनर्जी के द्वारा ही उदारवादी कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उदारवादी कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जो कि 1919 में जो है स्थापना किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मतलब उदारवादी कांग्रेस की स्थापना किया था और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था, ब्रह्मा समाज की स्थापना जो कि 1828 में किया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है, अकबर द्वितीय ने जो है राजा की उपाधि प्रदान किया था, ठीक है। अगर दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं। द्वारिकानाथ टैगोर की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया था, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो कि 1838 में किया था द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 60 की ओर। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उदारवादी थे, ठीक है, उदारवादी। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, जो कि अभी जस्ट पहले बता चुके हैं कि उदारवादी कांग्रेस संघ की स्थापना किसने किया था? उदारवादी कांग्रेस संघ की स्थापना किसने किया था? तो 1919 में हुआ था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, यानी एस एन बनर्जी के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग्स हैं, वारेन हेस्टिंग्स की बात कर रहे हैं। तो इसका शासनकाल जो है 1772 से लेकर के 1785 तक जो है इसका शासनकाल है, ठीक है। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं दोस्तों, बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ वारेन हेस्टिंग्स था जो बंगाल का था, ठीक है। बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। बेंटिक की बात करें दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 तक था। बताइएगा दोस्तों, भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड केनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड केनिंग थे, ठीक है। लॉर्ड केनिंग की बात करें दोस्तों, तो 1856 से लेकर के 62 तक इसका शासनकाल था। बताइएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 62 की ओर।
पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1510 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1510 में। इन्होंने 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके आया था, ठीक है। और 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था, ठीक है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? बताइएगा दोस्तों। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को मानते हैं, अल्बुकर्क को मानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा थे, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरुआत किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो हिंद महासागर में शुरुआत किया था, हिंद महासागर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता गठन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद दास्ता गठन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा गठन किया गया था, जो कि 1942 में गठन किया गया था, 1942 में। इसका थोड़ा सा एक कहानी सुनिएगा दोस्तों कुछ सेकेंड के लिए, ठीक है। 1942 में हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका प्रारंभ जो है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था, और 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को ही जो है मतलब कि जितना भी महत्वपूर्ण नेता थे, मतलब जयप्रकाश नारायण के साथ में महात्मा गांधी जी के साथ और जो भी महत्वपूर्ण नेता थे, उनको जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से जयप्रकाश नारायण को जो है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को मतलब हजारीबाग जेल में जो है भेज दिया गया था, ठीक है, हजारीबाग जेल में। कुछ दिनों के बाद जो है जयप्रकाश नारायण ने उस जेल से जो है अपने दोस्तों के साथ निकल करके नेपाल में जो है चला गया था। कहां गया था दोस्तों? नेपाल की तराई में, और नेपाल की तराई में ही आजाद दास्ता का गठन किया था, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 का संबंध अनुसूचित जाति आयोग से है। अगर अनुसूचित जनजाति के बारे में बोल दे दोस्तों, अनुसूचित जनजाति, तो उसका संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 338 का ए से, ठीक है। और अगर अनुच्छेद 338 के बी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, राष्ट्रीय पिछड़ा, एक सेकंड दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से बोलते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 का बी, ठीक है। बताइएगा दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जो है 1993 में हुआ था, 1993 में। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में। एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 102 में संविधान संशोधन 2018 के तहत दिया गया था। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा रहता है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? तो 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है इसको मतलब जो है 10% का आरक्षण दिया गया। इसके तहत अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन भी किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 65 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा और मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 350 का ए, ठीक है, अनुच्छेद 350 का ए। अनुच्छेद 343 की बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 343 के, तो इसमें क्या होता है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और 350 का एक में मतलब प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने के लिए चर्चा करना है, ठीक है। अनुच्छेद 351 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रोत्साहन, हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 66 की ओर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया?
भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज मतलब जो झंडा जो है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों झंडा दिवस कब मनाते हैं? तो झंडा दिवस जो है 22 जुलाई को ही मनाते हैं। झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 67 की ओर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति भी राज्यपाल के हाथों में होता है। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। हम लोग राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए होता है। राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के तहत। ठीक है, और राज्यपाल का पद का जो प्रावधान है, राज्यपाल के पद का प्रावधान ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 के तहत यह प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जगह पर अगर हाई कोर्ट रहे दोस्तों, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215 के तहत होता है। अनुच्छेद 215 के तहत होता है। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 के तहत होता है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 के तहत होता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 के तहत होता है। तो अभी 3 क्वेश्चन बताएं दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति 124 के 2 के तहत, और हटाने की प्रक्रिया जो है 124 के 4 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों टोटल जो है, सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश जो है नियुक्त किए जा सकते हैं, जिसमें 33 गो न्यायाधीश होगा और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 33 न्यायाधीश है। वर्तमान में कितना है दोस्तों? 33 गो है, जिसमें से 32 गो न्यायाधीश है और प्लस में एक मुख्य न्यायाधीश है। तो याद रखिएगा ये सभी। ठीक है, अगर अनुच्छेद 123 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश के बारे में जानकारी है। अध्यादेश यानी राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर अनुच्छेद 143 की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से मतलब विधिक सलाहकार या फिर सहायता प्रदान मांग सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। आइए दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद जानते हैं। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 53 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। भारत में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में दोस्तों अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव होगा अनुच्छेद 54 के तहत। जो चुनाव के नियम होते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद 55 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 55 के तहत। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 56 के तहत। राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन होता है अनुच्छेद 57 के तहत। राष्ट्रपति के बारे में अहर्ताएं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 के तहत। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 60 के तहत। महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत, और राष्ट्रपति क्षमादान प्रदान कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 70 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद में विधि के समझ समता के अधिकार के बारे में प्रावधान है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम समता के अधिकार के बारे में वर्णन करते हैं, समता का अधिकार, तो इसको अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 के बाद दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव से निषेध प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 के बाद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों? लोक नियोजन के बारे में वर्णन है दोस्तों, जिसमें जो है अवसर की समानता के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णन करता है।
अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत दिया गया है। उपाधि का अंत यानी कहने का मतलब कोई पुरस्कार मिलता है, चाहे इसको भारत रत्न जो मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 18 के तहत ही मिलता है। अनुच्छेद 19 में बोलने का आजादी दिया गया है। अनुच्छेद 20 में जो है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 में। क्वेश्चन नंबर 71, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? सूचना का अभाव, वस्तुओं को सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ऑप्शन नंबर डी। बाकर कप का संबंध किससे? यहाँ बफर कर दोस्तों थोड़ा गलत दिया हुआ है। बाकर कप का संबंध किससे है? किससे दोस्तों? गोल्फ से है। ठीक है, गोल्फ से है बाकर कप, गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 74, देश की प्रथम महिला चिकित्सक बनी है। देश की प्रथम महिला चिकित्सक कदामनी गांगुली। क्वेश्चन नंबर 75, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाते हैं। 5 जून को दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को। 1 सितंबर को गुट निरपेक्ष दिवस है, गुट निरपेक्ष दिवस। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस जो है 6 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आगे देख रहे हैं मैथ आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। और इसमें अगर किसी तरह क्यूरी है दोस्तों तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या फिर कोई किसी भी तरह का सुझाव हो दोस्तों, आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ABC विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और वीडियो का एक लाइक और एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये आपसे विनम्र निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।